and I welcome you all on my YouTube चैनल। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को मास्टरी कर सकते हैं सरकारी ट्रेडर के तरीके से। अब सरकारी ट्रेडर का मतलब क्या है, जैसे सरकारी आदमी काम करता है ना, उसी हिसाब से हम ट्रेडिंग को भी कर सकते हैं। सरकारी आदमी का आप देखे होंगे सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो मिनिमम रिस्क लेता है। तो मिनिमम रिस्क कैसे आप मैनेज कर सकते हो? स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री करोगे, टाइमिंग के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, ही हम आगे डिटेल में देखेंगे। एंड दूसरा, आप हमेशा जब भी गेन करने की सोचोगे तो लार्ज गेन हम टारगेट करेंगे, हम स्मॉल गेन को टारगेट नहीं करेंगे कि हाँ हम स्कैल्पिंग टाइप का कुछ भी नहीं करेंगे। एंड देन उसके बाद हम कंपाउंडिंग को मैक्सिमाइज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो हम आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा ये वाला। और मैं मैक्सिमम 2 to 3 प्रोसेस यूज़ करता हूँ, मैक्स टू मैक्स, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन हमें कौन सा प्रोसेस यूज़ करना है वो मैं टारगेट करता हूँ। लोकेशन क्या है, टाइमिंग को कैसे हमको करना है, और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों हो गए। ट्रेडिंग में उसको बोलता हूँ जब मैं कोई भी स्टॉक 1 मंथ से कम के लिए ले रहा हूँ, एंड इन्वेस्टिंग उसको बोल रहा हूँ जब मैं एक 1 मंथ से मैक्सिमम कितना भी डेज हो सकता है। बट मेरा जो टारगेट रहता है मैक्सिमम 1 ईयर, उससे ज़्यादा मैं स्टॉक को होल्ड नहीं करता। जब डिपेंड करता है उस टाइम पे मैं देखता हूँ कि क्या टेक्निकल्स बोल रहे हैं, फंडामेंटल्स क्या हैं इसको स्टॉक के। मेरा वो एक तरीका रहता है स्टॉक को होल्ड करने का। और मैं कैसे ट्रेंडिंग स्टॉक को टारगेट करता हूँ वो मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा कि मैं मूविंग एवरेजेस को कैसे यूज़ करता हूँ। लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट भी कभी कभी मैं यूज़ करता हूँ कि EPS में ग्रोथ है कि नहीं है, एंड मेरा जो प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ है कि नहीं है। ये सब मेरा एक तरीका रहता है, इस हिसाब से मैं टारगेट करके चलता हूँ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। मेरा जो तरीका रहता है वो ये होता है कि मैं VCB पैटर्न के हिसाब से काम करता हूँ। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न आपने नाम सुना होगा, उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि लेट सपोज कोई शेयर में ग्रोथ आती है और शेयर एक उसके बाद में ड्रॉप करता है, एंड फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करता है और बहुत टाइट रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट करता है। तो मैं इस टाइट रेंज के जो एक्सप्लोजन है उसको टारगेट करता हूँ। मेरा टारगेट रहता है इस टाइट रेंज को मैं कैसे टारगेट करूँ। तो ये एक अपना तरीका हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आप देखे होंगे कि ये जो ड्रॉप आया उससे ये वाला ड्रॉप कम है, एंड फिर अगेन ये वाला ड्रॉप और कम है। तो ये क्या हो रहा है, आप हमारे यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है इस स्टॉक में वो यहाँ धीरे धीरे कम होती जा रही है जब हम इस तरफ जा रहे हैं। तो जब ये वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो नेचुरल है कि ये पॉसिबल नहीं है, इतना वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए, वो हम आगे देखेंगे। आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे इसको कि हम कैसे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, एंड वी कैन मेक लार्ज गेन्स। जो हमने अभी डिस्कस किया था कि लार्ज गेन हमको कैसे बनाने हैं, वो हम वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ करते हुए बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा गेन टारगेट कर सकते हैं। तो ये हम वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर आने वाले टाइम में हम और कुछ वीडियोज़ लाएंगे। अब हम स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं? स्टॉप लॉस का मतलब मैं ट्रेडिंग से नहीं लेता हूँ। स्टॉप लॉस का टारगेट मेरा सीधा होता है कि जो मेरे लॉस को स्टॉप कर पाए, मेरा लॉस को वो रोकेगा, लॉस को बढ़ने नहीं देगा, वही मेरा स्टॉप लॉस है। जब मैंने जो सोचा, मैंने जो टारगेट किया, जैसे मैंने बताया, मैं VCB कैसे मानता हूँ कि एक बार स्टॉक इतना डाउन आया, देन फिर स्टॉक ने वापस जाने का ट्राई किया, देन स्टॉक फिर थोड़ा डाउन आया, एंड देन फिर अगेन ऊपर गया और स्टॉक फिर इतना डाउन आया। तो अब यहाँ पे वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मेरी। तो ये जो टाइम है, मैंने सपोज करो लॉन्ग ट्रेड लिया यहाँ पे, लेकिन अगर किसी भी वजह से मार्केट कंडीशन या फिर फॉल्स ब्रेकआउट कुछ भी वजह से अगर ये स्टॉक वापस नीचे आता है, तो मेरे लॉस को जो रोकेगा वही मेरा क्या है, वही मेरा स्टॉप लॉस है। तो क्या करता है, आपके पोटेंशियल लॉस को रोक देता है। कैसे? ऑटोमेटिकली सेल करके। नॉर्मली हम ऑटोमेटिक रखेंगे स्टॉप लॉस को हमेशा, मैं इस पर ही बिलीव करता हूँ कि लॉस को मैं ऑटोमेटिक रखूँ स्टॉप लॉस को। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने बाई किया इस जगह पे, लेट सपोज इस एरिया पे बाई करता हूँ मैं, और स्टॉक वापस इससे नीचे आ जाता है। और ये मेरा सपोज वो रेंज था कि मैंने सोचा इससे नीचे स्टॉक आएगा तो मैं इस ट्रेड में नहीं रुकने वाला हूँ। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो ये वाला पार्ट मैंने एक तरह से मेरा स्टॉप लॉस मैंने अवॉइड किया। तो दिस इज़ द वे दैट वी शुड लुक एट द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारा एक तरह से मार्केट में बिजनेस करने का कॉस्ट है, ये दुकान का एक तरह से किराया है जो हमको देना पड़ेगा कंटिन्यूसली। तो हमेशा स्टॉप लॉस को पॉजिटिव मान के चले। स्टॉप लॉस हमें बहुत सारे इंडिकेशंस देता है कि मार्केट की क्या कंडीशन है, और अभी हमें पोजीशन साइजिंग कैसी करनी चाहिए। अगर हमारी कंटिन्यूस स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं तो हमें पोजीशन साइजिंग को डाउन कर लेना चाहिए, और फिर जैसे ही हमको गेन होना स्टार्ट करते हैं मुझे पोजीशन साइजिंग बढ़ा लेनी चाहिए। ये स्टॉप लॉस मुझे इंडिकेट करता है। तो स्टॉप लॉस को कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है, ऑलवेज इसको पॉजिटिव लेना है।
अब हम डिस्कस करेंगे टाइमिंग के बारे में। नॉर्मली एक डिबेट है मार्केट में कि मार्केट में टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट में टाइम कितना बिता रहे हो आप वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट में हमेशा बैठे हो तो यू विल गेन, बट आई डू नॉट बाय दिस लॉजिक। मेरा ऐसा मानना है कि जब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है कोई, तो मैं उस स्टॉक में क्यों बैठूं? मैं उस स्टॉक में तभी बैठूंगा जब ये इसमें मूवमेंट आएगा, मैं उसके मोमेंटम को ट्रेड करूंगा। मैं कभी भी उस स्टॉक में उस कंसोलिडेशन के पीरियड में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। इसलिए मैं टाइमिंग को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ बजाय कि टाइम के। सबका अलग अलग मानना है। ट्रेडिंग के हिसाब से टाइमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अगर आप इन्वेस्टिंग सोच रखे हैं तो आप एक बार के लिए सोच सकते हैं कि मेरे लिए टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस स्टॉक में रुकूं, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मार्केट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस टाइम पे मार्केट में घुस रहे हो, जब मार्केट कंडीशंस अच्छी है तब आप एंट्री ले रहे हो, या मार्केट कंडीशन ख़राब है तब एंट्री ले रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस जो ये पार्ट है इसके बारे में हम थोड़ा सा और देखते हैं। जब हम ये हमने डिस्कस कर ही लिया है, और इसमें टाइमिंग का मतलब ये है कि आप एंट्री कहाँ कर रहे हो, आप एग्जिट कहाँ कर रहे हो, वो भी एक तरह से टाइमिंग है, और लॉस में भी आप कहाँ एग्जिट कर रहे हो, ये सब टाइमिंग का पार्ट है। तो ये हम आगे आने वाले वीडियोस में इसको डिस्कस करते रहेंगे। अभी तो मैंने मेरा पिटाला खोलना चालू किया कि मैं कैसे सोचता हूँ, आपको और अच्छे से मज़ा आएगा इसमें जब हम आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, अब जो थर्ड पार्ट है वो है पोजीशन साइजिंग। मैं ये मानता हूँ कि ओनली पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने सही से कर लिया तो आप स्मार्ट ट्रेडर से भी बेटर परफॉर्म करेंगे। पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जब आप प्रॉफिट, मैं ऐसे मानता हूँ, जब आप प्रॉफिट में अच्छा, आपकी ट्रेड्स अच्छी जा रही है तो आप अपनी पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं, और जब आपकी ट्रेड्स कंटिन्यूस लॉस में जा रही है तब आप पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं कि जब आपकी ट्रेड्स है वो आपको कंटिन्यूस प्रॉफिट दे रही है तो क्या अपनी साइज़ बढ़ाते हैं, या और जब आपकी ट्रेड्स आपको कंटिन्यूस लॉस दे रही है तब आप अपने साइज़ को कम करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे और आप लार्ज गेंस को लेके निकलेंगे। अब मैं कैसे मूविंग एवरेजेस को यूज़ करता हूँ? मैं मूविंग एवरेजेस को यूज़ करता हूँ कि स्टॉक में ट्रेंड क्या है। आज एक आपको स्टॉक देता हूँ, ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको एक जनरलाइज्ड आइडिया दे रहा हूँ कि जब भी स्टॉक में, मेरा ऐसा मानना है, जब आपके शॉर्टर ड्यूरेशन के मूविंग एवरेजेस जब आपके लार्जर ड्यूरेशन के मूविंग एवरेजेस से ऊपर चल रहे होते हैं, जैसे ये आपका 200 डे मूविंग एवरेज है, 150 डे मूविंग एवरेज है, या 50 डे मूविंग एवरेज है, जब ऐसा है तो मैं कोई सी भी लोकेशन पे अगर ट्रेड लूँगा तो मेरे लिए उसके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो ये स्टॉक में ये एक तरह से वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बना, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना। हम ये भी देखेंगे कि इसमें भी कुछ एंट्रीज होती है जिनको मैं चीट एंट्रीज बोलता हूँ। चीट एंट्री का मतलब ऐसा समझिए आप कि वो मैं एक तरह से चीट कर रहा हूँ मार्केट को। मेरा वो एग्जैक्टली वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है जो मैं, जिस पैटर्न को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और जो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैक्सिमम टाइम पे प्रॉफिटेबल होता है, वो ये वाला पैटर्न है। बट ये जो पैटर्न है जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये भी हमें कई बार बेनिफिट देता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसलिए जब भी अगर मेरा 50 डेज़ मूविंग एवरेज, 150 डेज़ के मूविंग एवरेज से कुछ भी ले सकते हो आप, ये 50 जगह 60 रख लीजिए, 150 जगह 160 रख लीजिए, 200 जगह 220 रख लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बट ये हमको एक मोमेंटम, एक ट्रेंड दिखाता है कि उस स्टॉक में ट्रेंड किस साइड में है, क्या ट्रेंड भी है या नहीं है, वो हमें देखने को मिलता है। और सबसे बेटर होता है जब ये इंक्लिनेशन अच्छा हो। ये इंक्लिनेशन अच्छा होगा तो उस टाइम पे मेरा जो स्टॉक है वो बहुत अच्छा गेन देके जाएगा। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हम कैसे टेक्निकल्स को यूज करें, और टेक्निकल्स को अगर हमने सही से यूज कर लिया तो एक अच्छा खासा हम इस मार्केट से रिटर्न लेके निकल सकते हैं, जबकि मार्केट ट्रेंडिंग है। देखो, जब मार्केट में रिटर्न नहीं है तो बहुत कम चांसेस है कि हमें भी रिटर्न मिलेगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए जब मार्केट मुझे 15% का रिटर्न दे रहा है तो मैं उससे अल्फा कितना जनरेट कर पा रहा हूँ, उसे 5% कर पा रहा हूँ, 10% कर पा रहा हूँ, या डबल कर पा रहा हूँ, या 4 टाइम्स कर पा रहा हूँ। इट डिपेंड्स ऑन माई प्रोसेस कि मैं प्रोसेस कैसा बना रखा है मैंने। तो अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करें, और आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे, स्टॉक वाइज भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक आज की डेट में वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बना रहे हैं। इस वीक में कौन से ऐसे स्टॉक है जो कि नेक्स्ट वीक में वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट ब्रेकआउट्स दे सकते हैं, या एंट्री हमको मिल सकती है वहाँ पे। कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो कि हमारे इस VCP क्राइटेरिया को और मूविंग एवरेज क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं। हम आने वाले वीडियोज़ में ये भी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे IPOs में, जब हम उस टाइम पे एंट्री नहीं ले पाए, हमको IPOs नहीं मिले, लेकिन अब हम अच्छे IPOs में कैसे एंट्री ले सकते हैं, क्या उनका तरीका होना चाहिए, वो हम सब देखेंगे। आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, और वो मतलब आपको एक नया डायरेक्शन देगा इन्वेस्टिंग और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को, मेरे इस प्रयास को
थोड़ा सपोर्ट करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।